भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मंशा के अनुरूप भारत सरकार की या भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित जितनी भी योजनाएं हैं उनकी समीक्षा के निमित्त दिशा बैठक का प्रावधान किया है। दिशा बैठक के जिला निगरानी समिति की बैठक के निमित्त मुझे आज यहाँ आने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला है और क्योंकि जैसलमेर का किला विश्व धरोहर है और भारत का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको देखने की जिम्मेदारी रखता है, उसको देखने का भी सौभाग्य आज मुझे मिला है। जैसलमेर जिले में आने वाले गर्मी के मौसम में जो पानी का संकट होने वाला है उसको लेकर के भी आज हम इस बैठक में समीक्षा करने वाले हैं। भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं पर चर्चा के चलते हुए निश्चित रूप से योजनाओं को धरातल पर उतारने की गति भी बढ़ेगी, उसको अकेले की धन्यवाद सर। किले में टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना अवश्य कहूँगा कि हालात विभत्स हैं, दर्दनाक हैं और बहुसंख्यक समाज को जिस तरह से टारगेट करके और वहाँ अत्याचार, धार्मिक आधार पर अत्याचार हो रहा है और वहाँ की सरकार मूक दर्शक बनकर के देख रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और बंगाल में वर्तमान की जो इस परिस्थिति है, ये जब मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने के उद्देश्य से बंगाल में डायरेक्ट एक्शन का कॉल दिया था, सीधी कार्रवाई का कॉल दिया था, उस समय सैकड़ों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। आज उसी तरह का मंजर बंगाल में दिखाई देता है। आज़ाद भारत में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने जिस तरह से बंगाल को जलने के लिए छोड़ दिया है या जलने के लिए मजबूर किया है, तो निश्चित रूप से चिंताजनक है और दुर्भाग्यपूर्ण। और वक्त में जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करने के लिए केंद्र सरकार किस तरह देखिए, ऐसे गरीब मुसलमान जिनके कल्याण के लिए कुछ संपत्तियां दान की, दानदाताओं ने एक लोक कल्याण, दुर्भाग्य से वक्फ कुछ प्रभावशाली लोगों के हितों में काम करने वाले एक अखाड़ा बन गया, इसलिए उसमें संशोधन की आवश्यकता थी। और मैं ये मानता हूँ कि जो लगभग 38 लाख एकड़ जमीन वक्फ संपत्ति के रूप में चिन्हित है, जो 8,76,000 संपत्तियां वक्फ के रूप में चिन्हित हैं, उन संपत्तियों का लाभ जो गरीब मुसलमान को मिलना चाहिए था और नहीं मिल पा रहा था, इस वक्त में संशोधन होने के बाद में उसके हितों का कुछ संरक्षण करने में कामयाबी मिली। बाड़मेर जैसलमेर के सांसद उमेश राम ने एक ट्वीट करके टिप्पणी की है कि इस दिशा की बैठक उन्होंने एक्सटेंड करने को बोला था, लेकिन दिशा की बैठक का नोटिस 15 दिन पहले प्रस्तावित हुआ था, कम से कम 15 दिन का मैंडेटरी पीरियड। आज से 21 दिन पहले मैंने सूचना दी थी कि इस तिथि को जो है बैठक आयोजित की जा सकती है, बैठक आहूत की जा सकती है। जिला प्रशासन ने जो तय तारीख थी उसके ऊपर बैठक आहूत करके उसी दिन नोटिस, 15 दिन पहले नोटिस निकलता है, सांसद उमेश राम बेनीवाल जी को भेजा था। मेरा तो प्रश्न ये है कि 15 दिन तक वो नोटिस जेब में लिख करके घूम रहे थे और आज सुबह मोबाइल में ट्वीट करने के बजाय वो 15 दिन पहले जब नोटिस आया था तब मुझे फ़ोन करके सूचना कर सकते थे कि भाई साहब ये बैठक को हम इस तरह से रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। देखिए, संवैधानिक संस्थाओं को और व्यवस्थाओं को अपनी राजनीतिक विफलताओं से के लिए को छुपाने के लिए और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने के लिए उपयोग करना कांग्रेस के स्वभाव का हिस्सा है, उनके लोगों के स्वभाव का हिस्सा है। उमेश राम जी अभी नए नए कांग्रेस में आए, वो भी मुझे लगता है उस पाठशाला में पढ़ रहे हैं। जिला कलेक्टर भी उन्होंने टिप्पणी की है। प्रशासन, राज्य सरकार ने बार बार आग्रह किया है कि इसके लिए एक अल्टरनेट डेट खोलना चाहिए और डिजास्टर जिस तरह का हो सकता है उसकी संभावनाओं को देखते हुए इस पर विचार किया जाए, आने वाले समय में सही स्तर पर निर्णय लेकर के उस दिशा में कार्रवाई करेगी। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि जैसलमेर में जिस तरह से ये जो सांची धरोहर हजारों सालों से हमारी है और पूरे विश्व की धरोहर है, इस धरोहर जिसको संरक्षण की, जिसके रखरखाव की जिम्मेदारी हम सब की सामूहिक है, उसमें कहीं न कहीं कमी निश्चित रूप से दिखाई पड़ती है। बिना अनुमति के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जिस तरह से कंस्ट्रक्शन जैसलमेर में हो रहा है, बिना अनुमति के जिस तरह से किले की सौंदर्य को खराब करने के लिए कंस्ट्रक्शन जिस तरह से किले के अंदर भी किया जा रहा है, वो निश्चित रूप से चिंताजनक है। मैंने जिला प्रशासन को भी इस बात का निर्देश दिया है कि इस पर जो है
प्रशासन को भी गंभीरता से विचार करना चाहिए और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो बार बार नोटिस दिए हैं उन पर संज्ञान लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए। इसका एक मैनेजमेंट प्लान बना हुआ है, इसका एक मैनेजमेंट पूरा प्लान बनाया था आज से 7-8 साल पहले, वो लागू ही नहीं किया गया। अगर उनको लागू करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है, उनको लागू करना चाहिए। लेकिन ये जो नियम है कि 100 मीटर तक रेस्ट्रिक्टेड एरिया और उसके आगे 200 मीटर तक का जो है प्रोहिबिटेड और रेस्ट्रिक्टेड एरिया है 300 मीटर तक का, उसकी पालना तो निश्चित रूप से सुनिश्चित की जानी चाहिए, उसको सुनिश्चित करना चाहिए और उसको सबको मिलकर के सामूहिक रूप से उस पर काम करना चाहिए। सर, जैसलमेर जिले में गर्मियों में पर्यटन बढ़ सके, इस संबंध में पर्यटन विभाग की तरफ से भी पहल प्रयास जारी है। और जैसलमेर में तो कम हो रहे हैं। भारत भर की चर्चा करने से पहले एक बार आंकड़ों को देखना चाहिए। भारत में कोविड के बाद में पूरे दुनिया में जिस तरह का कोविड के समय में एकदम टूरिज्म में डिक्लाइन हुआ था, लेकिन कोविड के बाद में एशिया पैसिफिक में बड़े देशों ने जो रिकवरी की उसमें भारत श्रेष्ठ है। तो ये कह देना, फौरी तौर पर कह देना, मुझे लगता है कि वो उचित नहीं है। जैसलमेर के परिप्रेक्ष्य में भारत में जिस तरह से डोमेस्टिक टूरिज्म पोटेंशियल पिछले वर्षों में बढ़ा है, माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों के चलते हुए जिस तरह से हमारे अर्थव्यवस्था में उछाल आए, हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में चिन्हित हुए और उसके साथ साथ में सरकार के सामान्य मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने के प्रयासों के चलते हुए जिस तरह से 30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए जी, उसके चलते हुए हमारा डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ा है। वो लगभग 5 गुना ग्रोथ पिछले 10 साल में हुई है। इसलिए उससे तुलनात्मक दृष्टि से जब हम देखते हैं तब हमको डोमेस्टिक जो है इंटरनेशनल टूरिस्ट कम दिखाई देता है। लेकिन ये पर्यटन और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हमारा जैसलमेर बना रहे, इसकी जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, जैसलमेर के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, जैसलमेर के पत्रकार बंधुओं की जिम्मेदारी है कि जो हकीकत को सामने लेकर के आए, अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठ करके उसको लेकर के आए। जो यहाँ के निवासी है, चाहे किले में रह रहे होंगे, किले के आसपास में रह रहे होंगे, वो अपनी व्यावसायिक हितों से ऊपर उठ करके इसके कंजर्वेशन के लिए सोचें तो शायद मुझे लगता है कि आने वाले समय तक में भी जो है वो इसी तरह से टूरिस्ट इनफ्लो बनता रहेगा, इसी तरह ये आकर्षण का केंद्र रहेगा। यदि हम इसके संरक्षण में कोताही बरतेंगे तो निश्चित रूप से पर्यटकों की संख्या में कमी होगी और पर्यटकों की संख्या में अगर कमी आएगी तो उसका अल्टीमेट जो प्रभाव है वो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। बॉर्डर टूरिज्म की बात करना चाहूँगा, तनोट जो है डेवलप करने की बातें हो रही है, सेंट्रल का प्रोजेक्ट भी वहाँ पे काम चल रहा है, कब तक हो जाएगा आगे फ्यूचर? आज सुबह बीएसएफ के अधिकारियों के साथ इसकी समीक्षा की है और उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि तय समय में हम इसको पूरा कर पाएंगे। तय समय से कुछ पीछे चल रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरा इस विषय में विमर्श हुआ था और मैंने उनसे आग्रह किया है। हम लोगों ने इस बात को तय किया है कि वहाँ एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बने जहाँ जाने वाले लोग रुक सकें। वहाँ एक एमपी थिएटर बन रहा है जहाँ हम फौज के साथ में, बीएसएफ के साथ मिलकर के डेली कुछ कार्यक्रम कर सकें, उसकी रचना की जा रही है। वहाँ एक भव्य एंट्री गेट बने, उसके ऊपर भी विचार हो रहा है। और कुल मिलाकर के जो है तनोट एक माता जी के मंदिर के दर्शनों के अतिरिक्त भी अन्य गतिविधियाँ वहाँ हों ताकि एक होलिस्टिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सके और इसके साथ साथ में तनोट जाने वाला व्यक्ति सीमा का साक्षात्कार कर सके, देख सके। इसके लिए जो बॉर्डर टूरिज्म के लिए माननीय गृह मंत्री जी ने जिस तरह का निर्देश दिया है, मैंने अपने स्तर पर माननीय राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर की अध्यक्षता में गृह विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा विभाग और टूरिज्म इनकी सामूहिक रूप से एक बैठक की है और हम अब इस बात पर प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से एक अनुमति प्रदान करके कुछ बीओपी प्रपोज इसके लिए खोला जाए ताकि बीओपी तक जाकर के टूरिस्ट जो है उसका अनुभव ले सके, उसको देख सके, साक्षात्कार कर सके। मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में अब इस दिशा में निश्चित रूप से सकारात्मक प्रगति होगी। बंगाल में हालत बिगड़ रहे, मुर्शिदाबाद